नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का एक साथ अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम लोग को एक साथ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक साथ हम लोग इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे एक अच्छी समझ विकसित हो सके। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोगों ने पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था, उनके उपकरणों को देखा था। हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में बांट के उनके उपकरणों का अध्ययन किया था। आज हम लोग इसका पूरा पाषाण काल का मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के साथ में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहले आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो यदि पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। इसमें मनुष्य जंगलों में घूमता रहता था तथा पहाड़ियों के बीच में जाके शरण लेता था। इस पूरे मनुष्य का जीवन पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था। वह कच्चा मांस, कंदमूल खा के अपना जीवन बिताता था। यदि पूरा पाषाण काल के मानव की बात करें, निवास की बात करें, तो इसमें मनुष्य का कोई निश्चित निवास नहीं था। वो घुमक्कड़ प्राणी था और जंगलों में, गुफाओं में रहता था। यदि पशुपालन की बात करें तो पशुपालन से भी अपरिचित था। इस काल में मनुष्य को पशु पालना नहीं आता था। वो पशुपालन से पूरी तरह से अपरिचित था। भीमबेटका में चित्रकारी मिली है जो पूरा पाषाण काल की है। पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल की है भीमबेटका, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखा था। और अंत्येष्टि संस्कार से भी पूरी तरह से लोग अपरिचित थे। यदि कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी लाश को उसे छोड़ दिया जाता था, जिसे बाद में पशु पक्षी खा के ख़त्म कर देते थे। और औजार की बात करें तो इस काल में हम लोग देखते हैं कि चकमक एवं स्फटिक, या इसे क्वार्टजाइट कहते हैं, क्वार्टजाइट पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। तो ये थी कुछ मुख्य विशेषताएं पूरा पाषाण काल के बारे में। यदि हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करें तो लगभग पूरा पाषाण काल की तरह ही लगभग इसमें भी अधिकांशतः मनुष्य शिकार पर ही निर्भर था। शिकार करके ही अपना पेट पालता था। लेकिन इसमें एक अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें पूरा पाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य पशुपालन से परिचित नहीं था, लेकिन इसमें कुत्ता, बकरी, भेड़, गाय आदि को पालना शुरू कर दिया था। अगर पशुपालन की बात करें तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग आदमगढ़ और बागौर से देखते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ और बागौर, इन दोनों में से किसी को भी हम लोग टिक कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने देखा था, इसमें अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार से मनुष्य परिचित नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आके मनुष्य ने अंतिम संस्कार से मनुष्य परिचित हो गया था। और अंतिम संस्कार मनुष्य परिचित था, इसकी पुष्टि हम लोग देखते हैं सराय नारायण और महदहा से जो समाधियाँ मिली हैं, जो नर मिला, उसमें हड्डियाँ मिली हैं, उससे हम लोग जानते हैं कि कैसे मनुष्य अंतिम संस्कार से परिचित हो गया था। और अंतिम संस्कार में मनुष्य की समाधि में अंत्येष्टि सामग्री में हथियार और खाद्य पदार्थ भी मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि मनुष्य यह परलौकिक जीवन में विश्वास करता था। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के अस्थिपंजर की बात करें तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के अस्थिपंजर आदमगढ़ में मिले हैं। यदि हम लोग मध्य पाषाणकालीन उपकरण की बात करें तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि उच्च पूरा पाषाण काल में हिमयुग की समाप्ति हो जाती है और तापमान में वृद्धि होती है। तो जब तापमान में वृद्धि होती है तो बहुत से छोटे छोटे जीव जंतुओं का विकास होता है, जिनको मारने के लिए छोटे औजारों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह जब तापमान बढ़ने के साथ छोटे छोटे जीवों का उदय हुआ तो मध्य पाषाण काल में औजार भी छोटे बनने लगे। इन औजारों की लंबाई 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होती थी। इसमें हम लोग प्रमुख रूप से देखते हैं त्रिभुजाकार औजार थे, उपकरण थे, जिसमें से इन तीनों कोने पे धार बनी रहती थी, जिससे कि हम लोग छोटी देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे पशुओं को मारा जाता था कि फेंक के मारे तो कोई ना कोई कोना पशुओं को लग जाए। इसमें समलंब टाइप के औजार बनाए जाते थे। तीर कमान का भी आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और कई जगह से हड्डी से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और यदि औजार की बात करें तो पत्थरों के औजार, तो इसमें जस्पर, चर्ट और चासडोनी पत्थरों से टाइप के पत्थर से औजार बनाए जाते थे। इसमें हम लोग ने देखा चकमक, स्फटिक या क्वार्टजाइट का प्रयोग होता था। इसमें जस्पर, चार्ट और चासडोनी का ज़्यादा प्रयोग होता था। तो ये था पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल का कुछ अंतर। अब आइए हम लोग देखते हैं पूरा मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में।
तो नवपाषाण काल में हम लोग देखते हैं कृषि की शुरुआत हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी नवपाषाण काल की, मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था। इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि मनुष्य सिर्फ उपभोक्ता था, लेकिन अब नवपाषाण काल में पहुँच के मनुष्य उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों हो गया था। मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि का साक्ष मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। यदि फसलों की बात करें, जब मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया तो उसकी गेहूँ, जौ, धान, बाजरा आदि उसकी प्रमुख फसलें थीं। भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूँ एवं जौ का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। यदि धान की खेती की बात करें तो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डीवा से प्राप्त होता है। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो उस समय नवपाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, शिकार एवं मछली पकड़ना आदि था। और यदि नवपाषाणकालीन मानव का आवास की बात करें तो मुख्यतः मनुष्य बांस और बांस के ऊपर मिट्टी के लेप से बनी झोपड़ी में ही निवास करता था। लेकिन कश्मीर घाटी में हम लोग गर्त आवास देखने को मिलता है। गर्त आवास में मनुष्य गड्ढे बना के रहता था, उसे ही गड्ढे के बना के उसके अंदर ऊपर से घास फूस लगा के अंदर गड्ढे के अंदर निवास करता था, उसे ही गर्त आवास कहा गया। तो कश्मीर घाटी में हम लोग को गर्त आवास देखने को मिलता है। और कुंभकार या चाक का पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल का मुख्य आविष्कार था। इससे पहले हम लोग देखते हैं मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए मनुष्य हाथों से ही बनाता था। लेकिन कुंभकार या चाक के पहिए के आविष्कार से मृदभांड चाक से निर्मित होने लगे, जिससे मृदभांड बहुत अच्छी तरीके से बनने लगे। जब मृदभांड अच्छी तरीके से बनने लगे तो उनकी सतह पर चित्रकारी भी की जाने लगी। और यदि उनके हम लोग पहनावे ओढ़ाए वस्त्र की बात करें तो तकवे एवं करघे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल के हैं, जिससे पता चलता है कि मनुष्य उस समय वस्त्र पहनता था या उसको वस्त्र पहनना आ गया था। तो उसमें हम लोग देखते हैं ऊन, सन और कपास के धागे से बने वस्त्र मनुष्य पहनता था। यदि समाधान की बात करें तो उसमें 2 समाधान प्रचलित थे, पूर्ण एवं आंशिक समाधान। पूर्ण समाधान में मनुष्य अंडाकार या गोल या अंडाकार गड्ढे में मनुष्य को दफनाया जाता था, तो उसे पूर्ण समाधान कहा जाता था। आंशिक समाधान में मनुष्य की कुछ गिनी चुनी हड्डियां ही दफनाई जाती थीं, तो उसे आंशिक समाधान कहा जाता था। बुर्ज होम में मालिक के साथ दफनाया हुआ कुत्ता मिला है। मतलब मनुष्य एक ऐसी दफनाई हुई कब्र में, एक ही कब्र में कुत्ते और मनुष्य दोनों के हड्डियां प्राप्त हुई हैं, वो बुर्ज होम से प्राप्त हुई हैं। और दक्षिण भारत में कलश समाधान प्रचलित था। कलश समाधान ऐसा था कि उसमें छोटे बच्चों की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसे कलश में रखकर दफन किया जाता था, उसे कलश समाधान कहा जाता था। तो ये कुछ अंतर था मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में। हम लोगों ने देखा कि कैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है, जो परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है। इसीलिए मध्यपाषाण काल को हम लोग संक्रमण का काल कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी विशेषताएं थीं जो कुछ पुरापाषाण काल की विशेषताएं थीं और कुछ नवपाषाण काल की विशेषताएं, मतलब कि इसमें दोनों विशेषताएं थीं। इसमें ना तो पुरापाषाण काल की पूरी विशेषताओं को त्याग किया गया था, ना ही नवपाषाण काल की पूरी विशेषताओं को अपना ही लिया गया था। इसलिए मध्यपाषाण काल को संक्रमण का काल कहा जाता है। और यदि नवपाषाण काल की बात करें तो इसे क्रांति का काल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए। इसलिए नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा गया है। तो ये हम लोगों ने कुछ विशेषताओं को देखा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बारे में। तो हम लोगों ने देखा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य जंगलों गुफाओं में रहता था और पशुपालन से परिचित नहीं था, अंत्येष्टि संस्कार से नहीं परिचित था। परंतु जब हम लोगों ने मध्यपाषाण काल में देखा तो मनुष्य ने पशु पालना शुरू कर दिया था, अंत्येष्टि संस्कार से भी परिचित हो गया था। ये कुछ मुख्य अंतर था पुरापाषाण काल एवं मध्यपाषाण काल में। परंतु इसमें हम लोग देखते हैं मध्यपाषाण काल में भी मनुष्य अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर था, इसका कोई स्थायी निवास नहीं था। पुरापाषाण काल में भी मानव का स्थायी निवास नहीं था और मध्यपाषाण काल में भी मनुष्य का स्थायी निवास नहीं था। परंतु नवपाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य स्थायी निवास हो गया था। मनुष्य एक जगह पे रहना शुरू करे, क्योंकि जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया तो उसे एक जगह पे रहना अब जरूरी भी हो गया था, आवश्यक भी था उसके लिए। तो हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल में मनुष्य झोपड़ी बना के एक जगह पे निवास करना
शुरू कर दिया था। हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल में मनुष्य खेती भी नहीं करता था, परंतु नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि शुरू कर दिया था और पशुपालन एक अच्छे तरीके में विस्तृत रूप में किया जा रहा था। पशुपालन हम लोग मध्य पाषाण काल में भी देखते हैं, परंतु नव पाषाण काल में मनुष्य ने विस्तृत रूप से पशुपालन को शुरू कर दिया था। यदि औजारों की बात करें तो इसमें हम लोग चकमक, स्फटिक यानी कि क्वार्टजाइट पत्थर देखते हैं, इसमें जस्पर, चट, चासडोनी से बने हुए औजार देखते हैं। परंतु यदि हम लोग नव पाषाण काल में बात करें तो इसमें हम लोग पॉलिशदार पत्थर का उपयोग देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे किस्म के औजार थे। और बात करें तो हम लोग इसमें वृद्धभांड देखते हैं, बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन देखते हैं, जो कि हम लोग इससे पहले पूरा पाषाण काल में नहीं मिला। ये कुछ अंतर थे जो हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। इसके आगे वाली वीडियो इससे जुड़े हुए स्थल के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।